हेलो फ्रेंड, दिस साइड रश्मि। वेलकम टू द चैनल। आई होप यू आर वेल। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सितंबर 2020 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल डिस्कस अबाउट द थ्री फार्म लॉ विच वाज इन न्यूज इन होल मंथ ऑफ सितंबर। ओके। और ये फार्म बिल जो है अब फार्म एक्ट हो गया है। 7 अक्टूबर 2020 को इसको एक्ट बना दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। और ये भी देखते हैं कि इससे रिलेटेड मेंस क्वेश्चन क्या आ सकता है और उसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फार्म लॉ 1। ठीक है, तो वो क्या है? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ठीक है, तो जैसा कि नाम कह रहा है कि ये क्या है, एक प्रमोशन है। किसका प्रमोशन है? फार्म मार्केट का प्रमोशन करना। फार्म मार्केट साइज जो है ये काफ़ी छोटा होता है। एक फार्मर कहाँ पे आके बेच सकता है? तो केवल मंडी में आके बेच सकता था। अब उस मार्केट साइज को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रोविजन है उसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो ये अलाउ करता है फार्मर को कि वो बेच सकता है अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड आइटम को आउटसाइड दी मंडी। मंडी तो आपको पता ही है। मंडी क्या होता है? एपीएमसी होता है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। एपीएमसी होता है। एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, जिसको मंडी कहते हैं। फार्मर क्या करता है कि अपने सामान को ठेले पे या किसी चीज़ पे लाकर, ट्रक पे लाकर मंडी में बेचता है। मंडी में क्या होता है? मंडी में मिडिल मैन होते हैं जो उनसे खरीदते हैं। ठीक है, और इस तरह से फार्मर अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचता है। और एपीएमसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्चुअली गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है और कैसे ये उसके अंडर आता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस फार्म एक्ट में था और वो काफ़ी डिफरेंट है, ये कि फार्मर को अलाउ है मंडी के बाहर बेचना। तो आप कहोगे फार्मर को तो हमेशा से अलाउ है। इवन अभी हाल में जैसा कि मैंने डिस्कस किया, यूपी पीसीएस 2020 में क्वेश्चन आया था कि कोई बिहार का फार्मर अगर एमपी में जाके अपने क्रॉप्स को बेचना चाहे तो क्या वो बेच सकता है? तो जी हाँ, वो हमेशा से अलाउ है, वो बेच सकता है। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? ऐसा क्या नया हुआ है? सरकार तो बोल रही है कि ये काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है, तो वो देखते हैं। तो इसमें नया ये है कि सरकार अब इसमें कोई टैक्स नहीं लेगी। स्टेट टैक्स जो होता है या फ़ी होता है वो अब अलाउ नहीं है लेना। ठीक है, तो सरकार इसमें कोई स्टेट टैक्स या फ़ी नहीं लेगी। पॉलिसी की बात की जाए तो गवर्नमेंट पॉलिसी में दो इम्पॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा फार्मर वेलफेयर के लिए जाना जाता है। सबसे पहला है एपीएमसी, जिसके अंतर्गत फार्मर को एक पार्टिकुलर मंडी दी जाती है जहाँ पे फार्मर अपने क्रॉप्स को सही दाम पे बेच पाए, उनका क्रॉप खराब ना हो, बर्बाद ना हो। इसके लिए ये स्कीम लाया गया था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसा कि नाम कहता है, एक मिनिमम सपोर्ट दिया जाता है फार्मर को अपने क्रॉप को बेचने के लिए। हो सकता है 2000 रुपया हो, 1800 रुपया हो। इतने में फार्मर अपने आलू को या अपने प्याज को या अपने चावल को बेच सकता है। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है ताकि वो फार्मर क्रॉपिंग करे और उसको एक सही मूल्य मिले और उसका जीवन आगे बढ़ पाए। कि ये जो एपीएमसी है वो एक्चुअली क्या है? एक ऐसा बॉडी है जिसमें बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं। ये मिडिल मैन क्या करते हैं? फार्मर्स जो गुड्स लाते हैं, जो भी फूड प्रोडक्ट लाते हैं, फूड आर्टिकल्स लाते हैं, उसको वो खरीदते हैं और फार्मर को कुछ पैसे देते हैं जिससे फार्मर का जीवन चलता है। एपीएमसी की बात की जाए तो उसका रोल क्या है, उसका काम क्या है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल है उसका ये है कि वो फार्मर से उसके गुड्स को खरीदता है। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट है कि एपीएमसी पे हम लोग सभी निर्भर है क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करता है। ठीक है, मार्केट में जो गुड्स आते हैं, अभी लॉकडाउन था, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, लेकिन इसमें भी हमारे घर में सामान पहुंच पाया, घर में अनाज मिल पाया। तो सबसे पहले तो हमें थैंक्स करना चाहिए फार्मर्स का, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना हम लोग भूखे रह जाते। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बाय द फार्मर्स। उससे अलावा हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एपीएमसी है वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करता है। और वो भी ये भी देखता है कि जो प्रोड्यूसर है यानी जो फार्मर है उनको सही दाम मिल पा रहा है या नहीं। यानी जो एमएसपी फिक्स किया जाता है उसी दाम पे ये गुड्स उनसे खरीदा जाता है एपीएमसी में। एपीएमसी के डिसीजन से ही एमएसपी सेट भी किया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा
जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हैंडल करता है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के इम्बैलेंस से पूरी इकॉनमी ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एपीएमसी का। आगे देखते हैं, एपीएमसी के अलावा भी क्या हमारे यहाँ कोई सिस्टम है, तो वो है ई नैम सिस्टम, जिसको अल्टरनेटिव सप्लाई सिस्टम भी कहते हैं। अल्टरनेटिव सिस्टम मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है फार्मर को, वो इलेक्ट्रॉनिक अपने सामान को बेच सकते हैं। जैसे कि अगर कोई फार्मर एमपी का फार्मर है और वो नोएडा के मार्केट में बेचना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो आराम से ई प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने गुड्स को, अपने फूड आइटम्स को, अपने फूड आर्टिकल्स को बेच सकता है बाहर। ठीक है, तो अभी तक हमने फर्स्ट लॉ देखा कि किस तरह से ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट किया गया है। सेकेंड लॉ में ट्रेड और कॉमर्स के अलावा सेकेंड लॉ फोकस था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, जैसा कि हमने पहले लॉ में पढ़ा कि फार्मर को अलाउ है कि वो इंट्रास्टेट अपने गुड्स को बेच सकता है, उसी तरह फार्मर को ये भी अलाउ है कि वो अपने गुड्स को डायरेक्ट किसी कॉर्पोरेट से कांटेक्ट कर सकता है, यानी डायरेक्ट बायर से कांटेक्ट कर सकता है, जो कि पहले सिस्टम में नहीं था। वो अपने गुड्स को एपीएमसी में ही बेचने जाते थे या बाहर मार्केट में जाते थे, लेकिन उनको टैक्स पे करना पड़ता था। अब ये सिस्टम हटा दिया गया है, तो ये एक ऐसा माना जा रहा है कि इससे सिस्टम बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि क्यों ये फार्मर इतने गुस्साए हुए हैं इन लॉ से, और क्या ये सच में फार्मर के लिए अच्छा है या बुरा है। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और ये भी देखेंगे कि एक कंस्ट्रक्टिव आंसर कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सेकंड लॉ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये एक्चुअली फार्मर के प्रोटेक्शन के लिए लॉ लाया गया है। जैसा कि नाम कहता है, ये एक्ट का नाम जरूर याद रखें, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। Okay, the farm can enter into an agreement with agri-farms, exporter or large buyers to produce a crop for a pre-agreed price। यानी कि एक फार्मर है और ये मान लेते हैं कि पेप्सिको के ऑनर है। आपको पता है ना, पेप्सिको चिप्स बनाता है, तो बस पेप्सिको के ऑनर है, वो डायरेक्ट फार्मर से कांटेक्ट कर रहे हैं। तो वो फार्मर को बोलते हैं कि ठीक है, आप इस साल आलू उगाएं और उसका एक फिक्स प्राइस 2000 रुपीज़ मैं आपको दे दूंगा। सपोज वो ऐसा फिक्स करते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये जो 2000 रुपीज़ है वो एमएसपी से कम हो, ये भी हो सकता है, और ये जो 2000 रुपीज़ है वो एमएसपी से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर वो एमएसपी से ज़्यादा होगा तो फार्मर बेनिफिट में होंगे, लेकिन अगर वो एमएसपी से कम होगा तो फार्मर बेनिफिट में नहीं होंगे, और फार्मर कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो लीगल राइट हो जाएगा ना। क्योंकि ये जो लॉ है वो कहता है कि फार्मर आराम से बायर से डील कर सकते हैं, और वो डीलिंग का जो प्राइस है उसका कोई कनेक्शन नहीं है एमएसपी से। इसलिए फार्मर इसके अगेंस्ट है कि नहीं, कनेक्शन तो होना चाहिए, क्योंकि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलना चाहिए उन्हें। जो थर्ड लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ रिलेटेड है होर्डिंग से। अब वो होर्डिंग से कैसे रिलेटेड है, तो आपको याद होगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 जो काफ़ी न्यूज़ में था। उसके अंतर्गत क्या था कि कुछ पार्टिकुलर कमोडिटी को रेगुलेट करती थी गवर्नमेंट, यानी कि उसका होर्डिंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब जो लॉ लाया गया है उसके अनुसार होर्डिंग किया जा सकता है, क्योंकि इस लॉ के अंतर्गत जो भी नेसेसरी गुड्स थे उनका कोई भी डिटेलर एक फिक्स अमाउंट तक ही होर्डिंग कर सकता था। इससे क्या होता था कि डिमांड और सप्लाई का जो फोर्स है वो बिल्कुल बैलेंस रहता था। ठीक है, तो अगर जब डिमांड और सप्लाई बैलेंस होगा तभी तो मार्केट प्रॉपरली स्मूथली रन कर पाएगी। तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, और ऐसा माना जाता है कि इससे आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ना हो जाए, आर्टिफिशियल इंक्रीज इन द प्राइस ना हो जाए। तो इनको रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, जिसको अभी हाल में अमेंड किया गया है, और कुछ पार्टिकुलर आइटम जिसको एसेंशियल आइटम्स कहते हैं उनको इस एक्ट से बाहर रखा गया है, और इसीलिए फार्मर इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसको आप कैसे बाहर रख सकते हो, किसी भी रिटेलर को कैसे अलाउ कर सकते हो कि वो जितना चाहे उतना होर्डिंग कर सकता है। चलिए इससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं जो आ सकता है। तो क्वेश्चन है, इट इज़ नेसेसरी टू इनलार्ज द मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस while preserving the public procurement।
डिस्कस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसेंट रिफॉर्म टेकन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आने के पूरे चांस हैं। क्योंकि जीएस पेपर 3 में सब्सिडीज, एमएसपी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रखा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए एग्रीकल्चर फार्म लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2020 मेंस, 2021 मेंस, 2022 मेंस के लिए। ठीक है। उसके अलावा जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन नाम का एक टॉपिक है, इससे भी रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर हम लोग मार्केट के साइज को इनलार्ज कर देते हैं तो क्या मार्केट में फार्मर का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बढ़ जाएगा? वो तो अच्छा है, ठीक है। और साथ में ये भी क्या इम्पोर्टेंट है कि फार्मर को एक पब्लिक एमएसपी दिया जाए। में जो लॉ लाया गया है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है? सबसे पहले तो हम लोग नोट डाउन करते हैं इसका की पॉइंट। तो की पॉइंट क्या है? इनलार्ज द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। दूसरा हमें देखना है कि गवर्नमेंट का पब्लिक प्रोक्योरमेंट की बात की गई है, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी की बात की गई है। और ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रिसेंट रिफॉर्म हुआ है, यानी जो अभी बिल या जो लॉ बना है, वो कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट कर सकता है। तो सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म है वो किस तरह से एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकता है और ये जो गवर्नमेंट लाई है वो कितना सही है। ठीक है, तो चलिए इसके तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी फार्मर्स कंसर्न। ये बिल इतना ज़्यादा क्यों हंगामा में था, ऐसा क्या था इस बिल में? तो सबसे पहले देखते हैं फार्मर कंसर्न, इस लॉ के चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहले चैलेंज है कि फार्मर कंफ्यूज है कि उन्हें एमएसपी मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो फार्मर्स आर कंफ्यूज, दे विल गेट एमएसपी और नॉट। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मर के माइंड में कंसर्न है कि क्या ये मंडी बंद हो जाएगी। तीसरा, सेलिंग आउटसाइड द बेनिफिट, क्या आउटसाइड मार्केट से बेचना उनके लिए बेनिफिट होगा। और चौथा, क्या ये बेनिफिट होगा सारे फार्मर के लिए, क्योंकि जो बिग फार्मर हैं वो तो बड़े बड़े बिग बायर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको सामान बेच सकते हैं, लेकिन जो छोटे फार्मर हैं उनके लिए ये क्या अच्छा होगा। वी ऑल नो दैट इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो फार्मिंग सेक्टर पे डिपेंड है। ये जो इतना सारा कन्फ्यूज़न है फार्मर का, उसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। तो देखते हैं गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। तो गवर्नमेंट कहती है कि पहली बात तो एमएसपी बंद नहीं होगा, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात गवर्नमेंट कहती है कि फार्मर कैन सेल डायरेक्टली टू इंस्टीट्यूशनल बायर्स। फार्मर जो है वो डायरेक्टली अपने गुड्स को बायर से बेच सकते हैं। बिग बायर जो बिग रिटेलर्स होते हैं, जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं और जो मिडिल मैन है उनको हटाया जा रहा है। इससे सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, ये गवर्नमेंट का क्लेरिफिकेशन है। उसके अलावा गवर्नमेंट कहती है कि नो मिडिल मैन, कोई मिडिल मैन सिस्टम नहीं होगा। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न आता है, क्योंकि मंडीज में काफ़ी लोग एम्प्लॉयड होते हैं, क्या उन सबकी नौकरी चली जाएगी, ये एक सवाल माइंड में आता है। और स्टेट गवर्नमेंट का ये भी कंसर्न है कि वो जब टैक्स चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट रेवेन्यू कम हो जाएगा, क्योंकि स्टेट टैक्स तो नहीं लगा सकती। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या ये जो इंटर स्टेट ट्रेड है वो पॉसिबल है, क्या कोई बिहार का फार्मर एमपी में जाकर अपने सामान को आसानी से बेच सकता है। और अगर गवर्नमेंट चेंज चाहती है तो क्यों ना वो एपीएमसी में सुधार लाती है, क्यों वो बिल्कुल उसे बंद कर रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल फार्मर के माइंड में हैं। तो सजेशन में आप ये ज़रूर डालिएगा कि फार्मर के कंसर्न को देखा जाए। और यहाँ पे हम लोग आगे डिस्कशन में जाएंगे और ये भी डिस्कशन करेंगे कि क्या ये जो एमएसपी है वो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि एमएसपी से रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न होते हैं। पहली बात तो ये जो एमएसपी होता है वो सारे गुड्स में नहीं दिया जाता है। एमएसपी हमेशा एक सिलेक्टेड फूड आइटम में दिया जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, वो शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट। शांता कुमार कमेटी ने ये साफ कहा था कि ये जो एमएसपी सिस्टम है उससे केवल 6% फार्मर ही बेनिफिट होते हैं। और आप अगर न्यूज़ डेली फॉलो कर रहे होंगे तो आप पाए होंगे कि ये जो हंगामा है वो ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में हुआ। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि एपीएमसी है तो पूरे इंडिया में, लेकिन जो एपीएमसी इफ़ेक्टिव है
या जो बहुत अच्छे से काम कर रही है वो कुछ ही स्टेट में कर रही है। उसमें से नाम आता है पंजाब और हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा फूड आर्टिकल्स पीडीएस सिस्टम के थ्रू दिया जाता है और इसीलिए पंजाब और हरियाणा के फार्मर बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहते हैं, क्योंकि ये नया सिस्टम है और इसीलिए फार्मर उसके इस सिस्टम के अगेंस्ट हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एपीएमसी अगर हट जाएगा तो उनका जो बेनिफिट था वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो फार्मर का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो ये है कि क्यों ना एमएसपी जो है उसको फ्लोर प्राइस सेट किया जाए। यानी कि आप कोई बिग बायर या जैसे कि आप रिलायंस या फिर विशाल मेगामार्ट किसी से भी आप कांटेक्ट कर रहे हो तो आपका जो सेलिंग प्राइस है या जो एमएसपी है वो मिले ही। यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सिस्टम था उसको नहीं हटाया जाए और एक सपोर्ट प्राइस फार्मर को दिया जाए और वो ऐसा हो कि वो मंडी में बेचे या मंडी से बाहर बेचे, उन सभी में उनको एक बराबर का अमाउंट मिल जाए। यानी कि एक फिक्स्ड प्राइस तो मिले ही, जिसको फ्लोर प्राइस कहते हैं। ठीक है। तो एमएसपी कैन बी सेट एट अ फ्लोर प्राइस, ये कंसर्न है फार्मर का। उनका कहना है कि एमएसपी कैन बी मेड यूनिवर्सल, एमएसपी को यूनिवर्सल बनाया जाए। होगा कि फार्मर को अपने जो गुड्स है या फूड आइटम है उनको सस्ते दामों में बेचना पड़े, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, जब भी हम लोग कोई भी आंसर लिखें तो उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लिखें। इसका मतलब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करें और किसी भी पॉलिसी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी नहीं करें, उसके मेरिट और डिमेरिट दोनों को बताएं। तो सजेशन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सजेशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लॉ है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करता है फार्मर के डबलिंग द फार्मर इनकम, जो कि ड्रीम है। इंडिया का ड्रीम यही है ना कि फार्मर की इनकम को डबल करना है और फार्मर का इनकम तभी डबल होगा जब उनको प्रॉपर मार्केट मिलेगी, जब वो अपने प्रोड्यूस को फार्म से फॉक तक पहुंचा पाएंगे, जब वो अपने सामान को खेत से लेके मार्केट तक पहुंचा पाएंगे, तभी तो उनको सही मूल्य मिलेगा और तभी तो उनका जो सपना है कि उनका इनकम डबल हो जाए वो पूरा हो पाएगा। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो। ठीक है। उसके अलावा बिग एंड स्मॉल फार्मर विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बड़े फार्मर हो या जो छोटे फार्मर हो उनका दोनों का बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े फार्मर को बेनिफिट हो कि वो बड़े बड़े डीलिंग कर ले और अच्छे अच्छे पैसे कमाए, ऑलरेडी वो अमीर है। लेकिन जो छोटे फार्मर है, क्योंकि इंडिया में 85% जो है वो मार्जिनल फार्मर है जिनका लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से भी कम है, तो ऐसे फार्मर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको एक प्रॉपर प्राइस मिले उनके प्रोड्यूस का। ठीक है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट बात है वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए भी हाल में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी दिया गया। आप बताना वो कितने करोड़ का फंड दिया गया था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत बहुत सारे स्टोरेज सिस्टम डेवलप करने की बात की गई है। कोल्ड स्टोरेज हो, प्रॉपर वेयर हाउस सिस्टम हो, तो बिल्कुल उसी पे फोकस कीजिए अपने आंसर को। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेथन करना बहुत ज़रूरी है अगर हम इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो फार्मर के इतने सारे डाउट्स हैं उनको ज़रूर क्लियर करना चाहिए। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड दैट्स वाई फार्मर हैज़ राइट टू नो अबाउट एनी लॉ। Okay, so farmers all doubt should be cleared. Thank you. Stay safe and stay healthy. If you like my video, please like and share, and if you don't subscribe, please do it as soon as possible. Okay, and last but not the least, keep going. Whatever you need, you get it proper time.